जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 21 नवंबर को पूरी दुनिया में टेलीविजन डे मनाया जाता है। टेलीविजन एक ऐसा जनसंचार का माध्यम है जिससे आप न केवल शिक्षा, सूचना और मनोरंजन तीनों ही तरह की गतिविधियों से जुड़े रह सकते हैं और सूचना और मनोरंजन का एक बहुत ही प्रभावी माध्यम टेलीविजन बन गया है। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का सफर आज कलर टेलीविजन से होते हुए अब स्मार्ट टीवी तक पहुंच चुका है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां टेलीविजन न हो। टेलीविजन मनोरंजन का साधन तो है ही, साथ ही दुनिया भर में घट रही घटनाओं की जानकारी कोने कोने तक पहुंचाने का एक जरूरी जरिया भी बन गया है। इसके अलावा आज बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट। दुनिया भर में चल रहे खेलों का सीधा प्रसारण टेलीविजन के जरिए दुनिया भर में पहुंचता है और खेलों के दीवाने इसे देखते हैं। जैसे हाल ही में महिला वर्ल्ड कप का फाइनल करोड़ों लोगों ने देखा, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। आपको बता दें, वर्ल्ड टेलीविजन डे की शुरुआत हुई थी यूनाइटेड नेशंस के जरिए 1996 में। उस साल यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार वर्ल्ड टेलीविजन फोरम का आयोजन किया था। इस फोरम में दुनिया भर की मीडिया की बड़ी हस्तियां आई थीं और उन्होंने टेलीविजन के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया था। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने यह फैसला किया कि हर साल 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाएगा। भारत में टेलीविजन का इतिहास 1959 से शुरू होता है, जब भारत के पहले टेलीविजन स्टेशन की स्थापना की गई थी। यह यूनेस्को की मदद से किया गया था। शुरू में इसका प्रसारण हफ्ते में 2 दिन 1 घंटे के लिए होता था। 1965 में दूरदर्शन की स्थापना हुई और तब रोजाना टेलीकास्ट शुरू हुआ था। दूरदर्शन भारत का पहला सार्वजनिक टेलीविजन चैनल था जो बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गया था। उसके बाद की कहानी तो आप जानते हैं कि टेलीविजन ने किस तरह से पूरी दुनिया पर अपना असर डाला है। 21 नवंबर को जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन की याद का दिन होता है। एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए विज्ञान के क्षेत्र में अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था। वो नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाले पहले भारतीय बने, पहले एशियाई भी बने और पहले अश्वेत भी बने। सन 1930 में उन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार उन्हें रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। आपको बता दें कि डॉक्टर सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 28 फरवरी 1928 को, जिस दिन उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, सन 1987 से हर साल वो दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये दिन 28 फरवरी का दिन नेशनल साइंस डे होता है भारत में, पर इसका केवल इतना ही संबंध है कि इस दिन रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। डॉक्टर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था और 21 नवंबर 1970 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 1921 की बात है। डॉक्टर सीवी रमन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे थे। दरअसल यूनिवर्सिटी कांग्रेस में भाग लेने के लिए उन्हें बुलाया गया था। इस सिलसिले में वो पानी के जहाज से इंग्लैंड गए और भारत लौट रहे थे। तो रास्ते में वो भूमध्य सागर के पानी के रंग को ध्यान से देख रहे थे और वो उसके नीलेपन से सम्मोहित थे। उन्होंने ये सोचा कि समुद्र का ये रंग नीला क्यों होता है। चूंकि वो वैज्ञानिक थे तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उमड़ने घुमड़ने लगे। उन्होंने सोचा, सागर का रंग नीला ही क्यों है, कोई और रंग क्यों नहीं है? कहीं सागर आकाश के प्रतिबिंब के कारण तो नीला नहीं दिख रहा है। समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने सोचा कि शायद सूर्य का प्रकाश जब जल में प्रवेश करता है तो वो नीला हो जाता है। सागर के नीलेपन की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए वो अपने जहाज पर अपना स्पेक्ट्रोमीटर ले आए
और अपने एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। अपने एक्सपेरिमेंट से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सागर का नीलापन उसके भीतर है। मतलब नीलापन आकाश के प्रतिबिंब के कारण नहीं है, बल्कि पानी के रंग के कारण है। इसका मतलब ये था कि सागर का पानी जो है वो नीले रंग का होता है और ये नीलापन उसके भीतर से उत्पन्न होता है। डॉक्टर सीवी रमन ने आगे ये नतीजा निकाला कि पानी के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप सागर और हिमनदियों का रंग नीला दिखाई देता है। उन्होंने अपनी गहरे अध्ययन और शोध से ये बताया कि आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूरज के प्रकाश में उपस्थित नीले रंग के प्रकाश की वेवलेंथ का प्रकाश सबसे ज्यादा प्रकीर्ण होता है। दरअसल किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी वेवलेंथ पर निर्भर करता है। जिस रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। जिस रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस हिसाब से तो आसमान को बैंगनी दिखना चाहिए, फिर वो नीला क्यों दिखता है? दरअसल हमारी आंखें बैंगनी रंग की बजाय नीले रंग के लिए ज्यादा सुग्राही होती हैं, इसलिए हमें प्रकीर्णित प्रकाश का मिला जुला रंग हल्का नीला नजर आता है। डॉक्टर सीवी रमन ने ये जो शोध किया था, ये शोध बहुत ही मशहूर पत्रिका नेचर में भेज दिया गया। प्रकाश का आणविक विकिरण इस शीर्षक से ये 1922 में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर सीवी रमन का विज्ञान के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था। अपने जीवन के आखिरी सालों में जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो उन्होंने डॉक्टर से कहा था कि मैं आखिरी समय तक सक्रिय जीवन जीना चाहता हूं, यानी वो खामोश बैठने के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टर रमन ने 16 साल की उम्र में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। इतनी कम उम्र में वो अपनी कक्षा के टॉपर थे और फिजिक्स में तो उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर लिखा जो फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। पिता के कहने पर रमन 1907 में फाइनेंशियल सर्विसेज परीक्षा देने चले गए। वहां उन्होंने टॉप किया और कोलकाता में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के पद पर उन्हें नियुक्ति मिल गई। ये बहुत ही प्रतिष्ठा वाली पोस्ट थी, पर उनका मन वहां लगा नहीं। वो अपनी शामें इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में बिताया करते थे और अकेले ही अपने शोध करते रहते थे। एक एक करके उनके 27 रिसर्च पेपर बहुत ही नामी जर्नलों में प्रकाशित हुए थे। जब वो 29 साल के थे तो 1917 में कोलकाता यूनिवर्सिटी के कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने उन्हें यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर आने का प्रस्ताव दिया। हालांकि मौजूदा नौकरी से ये तनख्वाह कम थी, पर उन्होंने ये पेशकश स्वीकार कर ली और वहां पढ़ाते रहे और साथ में अनुसंधान भी करते रहे। 1921 में उन्होंने इंग्लैंड यात्रा की। इसके आगे की कहानी हमने आपको बताई है कि यात्रा से लौटते हुए किस तरह से उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। 1933 से 1938 तक वो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में प्रोफेसर रहे और उसके बाद रमन शोध संस्थान के निदेशक भी रहे। डॉक्टर सीवी रमन की याद को हमारा नमन। हर साल 19 से 25 नवंबर के बीच पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जाता है। इसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया में संस्कृतियों को और विरासत को संजोया जा सके, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया जा सके। इसलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाती है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाने का मकसद ये रखा है कि सारी दुनिया के लोग कल्चरल, हिस्टोरिकल या साइंटिफिक जगहों पर जाएं, उनके महत्व को समझें। भारत में भी इस समय वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जा रहा है। अगर आपके आसपास कोई हेरिटेज मॉन्यूमेंट है तो आप वहां जा सकते हैं और इस स्मारक को देख सकते हैं। जब वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जाता है तब मशहूर इमारतों या स्मारकों में प्रवेश की कोई फीस भी नहीं होती। दुनिया भर में लगातार जंगल सिकुड़ते चले जा रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न भी इससे अछूता नहीं है। यहां तो पेड़ों की कटाई का हर महीने जैसे नया रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है
और ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में हो रहे कुदरती नुकसान को लेकर पूरी दुनिया में चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है और एक विशाल कार्बन सिंक भी है। अगर अमेज़न सिकुड़ता चला गया तो इससे न केवल भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जित होगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन के असर को हम रोक नहीं पाएंगे। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार अगर इसी तरह से अमेज़न की कटाई जारी रही तो साल 2030 तक अमेज़न वर्षावन का 1/4 हिस्सा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। यदि इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया तो साल 2025 तक इस अनोखे जंगल का 40% हिस्सा खत्म हो जाएगा। पिछले 3 दशकों में करीब 42 करोड़ हेक्टेयर जंगली जमीन का उपयोग दूसरे चीजों के लिए सारी दुनिया में किया गया है। यानी सिर्फ अमेज़न ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जंगलों को काटा जा रहा है। जहां पर कभी जंगल थे, अब उस जगह का इस्तेमाल खेती, खनन, शहरीकरण और दूसरे कामों के लिए किया जा रहा है। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 में ये सारी जानकारियां आई हैं। हालांकि इन 3 दशकों में वन विनाश की दर को गौर से देखें तो उसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। सन 1990 से 2000 के बीच में 1.58 करोड़ हेक्टेयर प्रतिवर्ष की दर से जंगलों को काटा जा रहा था। अब ये दर 1.02 करोड़ हेक्टेयर रह गई है। इस गिरावट के बावजूद बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा जा रहा है। 2015 से 2020 के आंकड़ों पर गौर करें तो हम ये पाएंगे कि अफ्रीका में सालाना 44.1 लाख हेक्टेयर जंगलों को साफ किया जा रहा है। यह आंकड़ा साउथ अमेरिका में 29.5 है और एशिया में 22.4 लाख हेक्टेयर पर ईयर है। ये बहुत ही चिंता की बात है। आपको बता दें कि 2010 से 2020 के बीच 47 लाख हेक्टेयर की दर से जंगलों में शुद्ध गिरावट आई है। जंगल सिकुड़ जाएंगे तो याद रखिए कि पूरी मानवता भी सिकुड़ जाएगी। हर साल 10 नवंबर को पूरी दुनिया में विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाता है। इसका मकसद है दुनिया भर में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जिससे हम प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और ईंधन की खपत को रोक सकें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट केवल यात्रा का साधन नहीं है, बल्कि किसी भी शहर या देश को विकसित भी बनाता है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी तरह से विकसित हो तो उस देश में वायु प्रदूषण की कमी होती है, कार्बन उत्सर्जन की कमी होती है, सड़कों पर ट्रैफिक जाम नहीं होते और ये जो फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता बढ़ती चली जा रही है वो भी कम होती है। सबसे जरूरी ये होता है कि चाहे वो बुजुर्ग हों या दिव्यांग हों, उन्हें सही तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उनके लिए सुरक्षित बनाया जाए। साल 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका मकसद ये था कि जिस तरह से तेजी से शहरीकरण बढ़ता चला जा रहा है, दुनिया के तमाम देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बढ़ावा दिया जाए। भारत में यातायात के क्षेत्र में जो तेजी हुई है उससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता चला जा रहा है। भारत में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उसका 90% हिस्सा सड़क परिवहन से आता है। आपको बता दें कि दुनिया हर साल लगभग 70 करोड़ मीट्रिक टन कार्बन प्रदूषण के उत्सर्जन से बच सकती है अगर हम साइकिल को अपना लें। अगर आने जाने के लिए हम साइकिल का इस्तेमाल करें तो मोटर गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को बहुत कम किया जा सकता है। दुनिया भर में जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसका आधा उत्सर्जन यात्री कारों से होता है। यानी अगर कार का इस्तेमाल कम किया जाए तो दुनिया में प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। एक रिसर्च की गई जिसके मुताबिक 60 देशों में यात्रा के लिए साइकिल के उपयोग का हिस्सा 5% से भी कम था। कुछ देशों में इसका कारण साइकिल की उपलब्धता की कमी है, बल्कि बाकी देशों में यह है कि लोग साइकिल का इस्तेमाल करने से कतराते हैं। अगर कोई रोजाना तकरीबन 1.6 किलोमीटर साइकिल चलाता है तो दुनिया में हर साल 41.4 करोड़ मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को वो बचा सकता है। हम छोटे छोटे कामों के लिए निकलते हैं, सब्जी लेने, दूध लेने, तो हम बजाय गाड़ियों के साइकिल से निकलें। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। जिज्ञासा
जिज्ञासा।